he's a CA, for a long period of time. 2009 से इनकी practice, he's been practicing, and he's why I would like to highlight, because his expertise lies in various fields, and he's also certified forensic auditor and has completed certification course on concurrent audit of banks and indirect taxes. So उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट बैंक ऑडिट, बिजनेस एडवाइजरी, इन सब चीजों के बारे में उनका नॉलेज है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि वो एक पैशनेट एक्सपर्ट है, जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट होके उनको सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे आई वुड से एक्सपर्ट है, जिनसे हमें ये आज गाइडेंस मिल रहा है। So Amit ji, we are now very keen to know about ITR and details of it. तो दयासरा फाउंडेशन का थोड़ी सी 1-2 मिनट में इंट्रोडक्शन करता हूँ कि we have supported more than 1 lakh of small businesses, and it's a not for profit organization started by Dr. Anand Deshpande, and it's a family foundation. और हम जॉब क्रिएशन में बिलीव करते हैं, इसलिए अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। तो बिजनेसेस जो बड़े होते हैं वो एक टाइम में कभी तो स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल बिजनेसेस को कैसे बड़े बना सकते हैं, इसके लिए दयासरा फाउंडेशन। तो विद दैट इंट्रोडक्शन, लेट मी हैंड इट ओवर टू अमित जी टू नो अबाउट ITR and lots of intricacies of ITR. Amit ji, eager to hear from you. Thank you. Good evening once again. So हम पहले जान लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न इज अ कैलकुलेशन ऑफ योर इनकम, जो भी आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है, जैसे सैलरी है, बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन एफडीज है, कैपिटल गेन है, तो ये सबका एक पूरा कैलकुलेशन होता है 1 by 1, एंड उसके ऊपर जो आपका, जिसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे आपका उसके बाद डिडक्शंस और फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। सो दिस इज अ कंप्यूटेशन ऑफ योर टोटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स देयरऑफ। सो ये जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो स्लैब्स के बेसिस पे होता है। एवरी ईयर वी हैव अ फाइनेंस बजट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो वो फेब्रुअरी बजट में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैव अ अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। सो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, किस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है। सो ITR is a compilation of your total sources of income and tax thereof। ये सब लोगों को, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, कंपनी हो, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब जो जिसको असेसी कहते हैं एज पर इन इनकम टैक्स टर्म्स। सो ये असेसी को हर फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट, सो हम आज इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे पहले। सो फॉर इंडिविजुअल इनकम टैक्स का जो बेसिक थ्रेशोल्ड है वो 2.5 लाख रुपए है, अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है। 60 साल से ऊपर और 80 साल तक आपको 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन है। बेसिक एग्जम्पशन, और जो 80 साल के ऊपर है, जिसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए 5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन है। बेसिक एग्जम्पशन मीन्स अगर आपका इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए तक का है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो इनकम आपका एग्जम्प्ट है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं है। दैट इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बिजनेसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? सो
बेसिक एक है कि सेल्स के इनवॉइसेस, आपके परचेसेस और एक्सपेंसेस के इनवॉइसेस, आपने किसको पैसा दिया है, किससे पैसा आया है, ये सारा डिटेल्स जरूर है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारा सेल्स माइनस एक्सपेंसेस और जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेशन में जाएगा, ना कि आपके सेल्स प्रोसीड्स, मतलब सेल्स या टर्नओवर जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए सेल परचेस के रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट के लिए हमें आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए किसको पैसा दिया है, किससे पैसा आया है, ये सारे डिटेल्स आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। और बैंक स्टेटमेंट, ये बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए काम आएगी, राइट। इसका दूसरा फायदा आपको जीएसटी के लिए भी होगा, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास आएगा तो ये डिटेल्स आपसे वो मंगाएंगे। जीएसटी क्रेडिट में एलिजिबल, इनएलिजिबल क्रेडिट्स, ये सारे डिटेल्स परचेस इनवॉइस से आएंगे और सेल्स इनवॉइसेस से आपका आउटपुट लायबिलिटी डिटरमाइंड होगा। सो दिस इज जस्ट अ एडिशनल पॉइंट फ्रॉम माय साइड अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स कि ये रिकॉर्ड रखना जरूरी क्यों है। और ये रिकॉर्ड आपको 8 साल तक रखना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो 8 साल तक आपको ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है। नेक्स्ट, सो अभी हम अपार्ट फ्रॉम लोन क्या बेनिफिट्स है रिटर्न फाइलिंग के, ये मैं आपको बताऊंगा। आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होके ही आपको पैसा आता है। वो ग्रॉस रिसीट के बेसिस पे टीडीएस जाएगा, पर उसमें से आपके खर्चे जाने के बाद आपका प्रॉफिट बहुत कम, प्रॉफिट अमाउंट इज लेस। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा नहीं है, पर आपका टीडीएस हो गया। तो वो जो एक्सेस लायबिलिटी है, सॉरी एक्सेस टैक्स जो कट हुआ है, वो आपको रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। एग्जाम्पल, मेरा सब मिला के टैक्स लायबिलिटी है 100 रुपया और मेरा टीडीएस हो गया 200 रुपया। सो गवर्नमेंट के पास मेरा 100 रुपया एडिशनल है, तो वो 100 रुपया मुझे मिलने के लिए मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं नहीं बताऊंगा इनकम टैक्स को कि मेरी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपया है और आपके पास मेरे 200 रुपया ऑलरेडी है, उसमें से 100 रुपया काट के मुझे 100 रुपया वापस दे। सो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है वो कि हाँ ठीक है मेरा टीडीएस हो गया है, मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। नहीं, आप ये पॉइंट पे मिस करोगे कि आपको जो ज्यादा टीडीएस गया है वो आपको मिलेगा नहीं। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लेमिंग रिटर्न। लॉस कॉम्पेंसेशन, जैसे कोविड में बहुत बिजनेसेस को लॉस हुआ, सैलरीज के लिए, रेंट के लिए, लाइट बिल, ये सारे खर्चे जो थे वो चालू ही थे। तो ये जो मेरा 2021 का या 2022 का जो लॉस है, उसका बेनिफिट क्या है कि ये लॉस मेरा नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा प्रॉफिट ज्यादा है उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा टैक्स नहीं भरूंगा। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जिसको कहते हैं, वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट होने के बाद जो मेरा इनकम आएगा उसके ऊपर ही मैं टैक्स भरूंगा, जिसको हम लॉस कॉम्पेंसेशन या कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। ये बेनिफिट आपको 8 साल तक है। आपका लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। एक ही कंडीशन है, जिस साल में लॉस है उस साल में आपको ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है, उसके बिना ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो कोई भी बिजनेस 8 साल तक, मतलब जो हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, तो 1-2 साल प्रॉब्लम हो सकता है, बट 8 साल तक आपका बिजनेस लॉस में है
ऐसा हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में ये लॉस सेट ऑफ होके आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इनकम गवर्नमेंट कम्स अप विथ वेरी डिफरेंट स्कीम्स, जिसको सब्सिडी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारा आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा और उस बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगी। तो एजुकेशन लोन, सब्सिडी या इकोनॉमिक बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ एम्प्लॉयड, हमें कोई फॉर्म 16 नहीं देता है, वी हैव टू डिक्लेयर आवर इनकम, वी हैव टू कैलकुलेट आवर इनकम। तो वो एक ही इनकम प्रूफ है जो हम लोन के लिए, वीजा के लिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। सो दीज आर सम ऑफ द आईटीआर फाइलिंग बेनिफिट्स। नेक्स्ट, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए सर मुझे लोन कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इसी से हमारा काम चालू होता है। या सर मुझे इतना इतना लोन चाहिए, इनकम कितना दिखाना पड़ेगा। सो बॉस, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स रिटर्न यू हैव टू कैलकुलेट योर एग्जैक्ट एक्यूरेट इनकम एंड फाइल। सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ लोन, इसके लिए बैंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केवाईसी के साथ आपके बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा, नहीं तो फिर वो बोलेगा सॉरी वी वोंट बी एबल टू गिव एनी लोन टू यू। सो ये एक डायलॉग आप जाके, जिन्होंने नया शुरुआत किया होगा बिजनेस में या शुरू के साल में बैंक में गए होंगे, तो यही क्वेश्चन, जस्ट शो मी योर आईटीआर एंड वील प्रोसेस योर रिटर्न। पर जब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी कम होती है, आपकी दिक्कतें बढ़ती है। सो पहले साल ठीक है, बट बिजनेस शुरू होने के पहले साल से, जब आपका पहला मार्च खत्म होगा, आप रिटर्न फाइल करना शुरू कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोपराइटर के लिए बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि मेरा प्रोपराइटरी का बिजनेस है तो उसका पैन कार्ड अलग से निकलेगा। नहीं, इंडिविजुअल प्रोपराइटर मतलब प्रोपराइटरी बिजनेस के लिए हु इज द प्रोपराइटर, उसी का ही पैन यूज हो जाएगा बैंक अकाउंट के लिए और सभी जगहों पे। सो आपको अलग से पैन निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप किसी और टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, एलएलपी में बिजनेस कर रहे हो, कंपनी टाइप में बिजनेस कर रहे हो, तो उसका पैन अलग रहेगा, क्योंकि वो अलग एंटिटी ही डिफाइंड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो बेसिक पैन कार्ड जरूरी है। आपने बिजनेस चालू किया है, ये लोगों को और इनकम टैक्स गवर्नमेंट को बताने के लिए शॉप एक्ट या ग्राम पंचायत एनओसी जरूरी है, उसके बिना आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बेसिक जरूरत है, जिसको उद्यम आधार बोलते हैं। रेंट एग्रीमेंट एज अ बिजनेस एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है। और बैंक अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी करंट अकाउंट थ्रू रोटेट होगी, उतना आपका बिजनेस क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा और आपके सारे ट्रांजैक्शंस उसी में कवर हो जाए। और ये आइडियल सिनारियो है कि आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट अकाउंट से करो। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस रिलेटेड खर्चे, बिजनेस रिलेटेड इनकम, और आपके जो पर्सनल खर्चे के लिए पैसा लगने वाला है वो प्री डिफाइंड अमाउंट आप करंट अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका भी हिसाब रखना चालू करो। नहीं तो आज करंट अकाउंट में पैसे है
और मैंने यूज कर दिया और कल सप्लायर को देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, जिसको कैश फ्लो इश्यूज बोलते हैं हम लोग, वो आपके लिए खड़ा होगा. सो ट्राई टू हैव अ करंट अकाउंट, route all your business transactions through current account, and all personal expenses and personal transaction from your savings bank account. These are some basic compliances and notes from my side. Next, Udyam registration, Shop Act, Profession Tax, GST. अगर आपका सर्विस ट्रांजैक्शन, सर्विस रेवेन्यू 20 लाख के ऊपर है, और अगर आप किसी गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नंबर रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है. जीएसटी का बेनिफिट ये भी है, अगर आपको इंटर स्टेट कोई सेल करना है, सो उसके लिए जीएसटी आपको बेनिफिशियल रहेगा. उसके अलावा और एक है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. जब भी आप बिजनेस से कोई पेमेंट, बिजनेस रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस का, रेंट का, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो आपको ये टीडीएस कंप्लायंसेस करना बहुत जरूरी है. और आपको कोई मटेरियल भारत से, इंडिया से बाहर भेजना है या कोई इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना बहुत जरूरी है. सो ये 4-5 रजिस्ट्रेशन है. दिस विल गो help you for vendor registration also. This will help you for your analyzing rate of interest, credibility, credit appraisal, ये सारे के, और for government schemes. Next, so इसके लिए कुछ इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज या फाइलिंग के लिए कुछ हेल्प लगेगी, तो देयसरा टीम से जरूर संपर्क करिए. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मन में होते हैं. अमित जी, एक क्वेश्चन मुझे है कि आपने इनकम टैक्स के बारे में, स्लैब्स के बारे में बताया, और यानी पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट के बारे में बताया. कभी कभी लोगों के एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, कुछ कारण 2, 3, 4 बैंक्स में, यानी रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं. तो व्हाट इज अ गुड हैबिट? ऐसे अकाउंट्स हो तो ऐसे अकाउंट रखने में कुछ दिक्कत होती है, या एक ही अकाउंट होना अच्छा है? व्हाट इज योर गाइडेंस? बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, यानी एक करंट अकाउंट इज सफिशिएंट. और सेविंग्स अकाउंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं 2 का. एक जिससे आप आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर मैनेज करेंगे, और दूसरा अकाउंट जिसके लिए आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड कुछ नहीं है, आपका एक्स्ट्रा पैसा आप उसमें सेविंग्स के तौर पे डाल दो, जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं, जो बिजनेस के लिए भी यूज हो सकता है और आपके पर्सनल नीड्स के लिए भी हो सकता है. सो आइडियली 1 करंट अकाउंट फॉर अ बिजनेस एंड maximum 2 savings account, 1 for a day-to-day transaction managing personal finances, and 1 as a good savings habit. तो जिसके लिए मतलब वो पैसा आपको सिर्फ इमरजेंसी में ही निकालना पड़े, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला जिसके लिए डेबिट कार्ड नहीं है और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है. सो आपको वो पैसा निकालने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा. तो दैट इज द सिनेरियो. और एक तीसरा अकाउंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी रिकमेंड टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट एज अ जॉइंट अकाउंट. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऑपरेशनल कन्वीनियंस विल बी देयर. करंट अकाउंट के लिए भी आप अथॉराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हो, बट वो दैट इज ऑन अ लेटर स्टेज. बट फॉर अ सेविंग्स अकाउंट आइदर जॉइंट, एंड सब जगह पे नॉमिनी, बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है. राइट. अमित जी, और कुछ क्वेश्चंस आए हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हर प्रोग्राम में कुछ पार्टिसिपेट करते रहते हैं. सो लेट मी आल्सो थैंक
food passionista for being there for all the programs. Gauri Bansal ji. What is professional tax and any limitations for TDS? ऐसा उन्होंने पूछा है. ठीक है. और पहले ये क्वेश्चन लेते हैं और बाद में पेमेंट के बारे में. ठीक. प्रोफेशन टैक्स हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है. द लिमिट भी उसी स्टेट के एक्ट में डिफाइंड हुए हैं. लेट्स से महाराष्ट्र के लिए 2,500 रुपया पर एनम इज अ प्रोफेशन टैक्स अमाउंट. ये प्रोफेशन टैक्स क्यों है? whoever runs a business और carries on a profession, तो वो रन करने के प्रोसेस में आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है. महाराष्ट्र में इसका लिमिट है 2,500. दिल्ली में कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है. 2,000 रुपए लिमिट है. कर्नाटक में 2,400 रुपया लिमिट है. राइट. सो ऐसे अलग वेस्ट बंगाल में 2,300 रुपया है. सो अलग अलग जगह पे स्टेट एक्ट के अनुसार उसका लिमिट चेंज होता है. और ये भी मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना. वंस यू स्टार्ट एनी ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन, यू शुड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर प्रोफेशन टैक्स एक्ट. उसमें भी 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं. एक खुद का, जिसको हम PTEC, दैट इज प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो हमें खुद का 2,500 रुपया भरना होता है. और PTRC, दैट इज प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको एम्प्लॉई से कट करके गवर्नमेंट को भरना होता है. वो एक्ट एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट. सो वो भी स्लैब रेट के हिसाब से डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ता है. नेक्स्ट TDS है ना? TDS का क्वेश्चन है ना? एनी लिमिटेशंस फॉर TDS? हाँ, TDS में भी अलग अलग सेक्शंस हैं. पेमेंट्स के ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं. प्रोफेशनल फीस, रेंट, कमीशन, नॉन रेसिडेंट का पेमेंट्स, ये बेसिक जो डे टू डे लगते हैं. प्रोफेशनल फीस, जब आप किसी प्रोफेशनल को 30,000 रुपए से ऊपर दे रहे हो तो उससे 10% TDS कट करना जरूरी है. रेंट का लिमिट है 2,40,000 रुपए. उसमें ये TDS की एप्लीकेबिलिटी 2 तरीके से देखनी पड़ेगी. एक, एज अ बिजनेसमैन, अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मेरा टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, सो मुझे TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल है. और मेरा पार्टनरशिप फर्म LLP कंपनी, तो ये मुझे इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर डे 1 से TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल. सो मेरा टर्नओवर 0 है, फिर भी मैं किसी को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट 50,000 रुपया कर रहा हूं, तो मुझे 5,000 रुपया कट करके गवर्नमेंट को भरना है और 45,000 रुपया मेरे वेंडर को देना है. दैट इज हाउ द प्रोसेस इज. तो वो गवर्नमेंट को मैं भरूंगा और TDS रिटर्न फाइल करूंगा, जिससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल को 50,000 रुपए का इनकम हो गया. दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस मैचिंग और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. तो गवर्नमेंट को भी ट्रैक रहता है कि कहां से पैसा कहां जा रहा है, किस इनकम सोर्स में हो रहा है, मतलब प्रोफेशनल में कितना हो रहा है, रेंटल इनकम कितना हो रहा है. एज अ होल गवर्नमेंट गेट्स टू नो द रेवेन्यू आइटम्स, और उस हिसाब से वो बैकएंड पे फाइनेंशियल पॉलिसीज डिजाइन होते हैं. सो ये TDS है. उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, शॉर्ट फॉर्म TAN, लेना पड़ता है. सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, 4 दिन में प्रोसेस हो जाता है. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. ओनली थिंग, आपको पैन कार्ड होना जरूरी है और उसके बेसिस पे वो कंप्लीट हो जाएगा. गौरी जी ने पूछा है कि वी टेक पेमेंट्स वाया डिफरेंट मोड्स, कैश है, पेटीएम है, बैंक ट्रांसफर है. सो हाउ टू मेंटेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर ITR? हाँ, ये जो जिसको हम ई पेमेंट्स मोड बोलते हैं, यू शुड लिंक ऑल दिस टू योर करंट अकाउंट. मतलब पेटीएम, गूगल पे, जिसको जीपे या जो भी है, यू शुड लिंक इट टू योर करंट अकाउंट. सो आपका काम आसान हो जाएगा. सो आपने वीकली स्टेटमेंट निकाला या मंथली स्टेटमेंट निकाला,
आपको सारे डिटेल्स एट वन ग्लांस मिल जाए। सो इसीलिए मैंने आपके लास्ट क्वेरी में वही बोला था कि एक करंट अकाउंट होना इजी है, एक करंट अकाउंट रहना बस है, ज्यादा अकाउंट्स रहने की जरूरत नहीं है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी करते हैं कि रिसीट के लिए एक अलग अकाउंट रखते हैं और पेमेंट के लिए एक अलग अकाउंट रखते हैं। वो उनका ऑपरेशनल कन्वीनियंस है कि उन्होंने किसी को डेलीगेट किया होगा अथॉरिटी टू, जस्ट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड। बट प्रोप्राइटरी के केस में या फैमिली मैनेज बिजनेस में ये करने की जरूरत नहीं है। सो you link all your e-modes to your same current account, it will save your time. Right. Great. स्लैब्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, मतलब जो टैक्स रेट कैसे है एंड न्यू रिजीम के बारे में। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला बेसिक एग्जम्पशन है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कि नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। उसके अलावा आपको टैक्स सेव करने के लिए चैप्टर 6A के डिडक्शंस है। लोगों को नॉर्मली पता है पीएफ, पीपीएफ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, राइट। सो ये इन्वेस्ट करके आप आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो, जिसके लिए एटीसी का जो प्राइमरी कैटेगरी है या सेक्शन है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट है। सो यू कैन इन्वेस्ट अप टू 1,50,000 इन दैट। उसमें है आपके ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, ये सारे, और हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, ये सारा मोटा मोटी एटीसी में कवर्ड हो जाता है। देन अनदर बेनिफिशियल सेक्शन इज सेक्शन 80B, दैट इज मेडिक्लेम, नोन एज मेडिक्लेम। तो वो मेडिक्लेम का लिमिट है 25,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एंड 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। सो 75,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हो। ये आप आपके पेरेंट्स के लिए ले सकते हो और यू कैन क्लेम द बेनिफिट फॉर दैट। एलआईसी में रिवर्स हो जाता है, मतलब पेरेंट्स कैन पे फॉर देयर सन डॉटर, मेडिक्लेम में रिवर्स में चाइल्ड कैन पे फॉर his or her parents and claim the benefit. Then एजुकेशन लोन का भी आपको 80E में डिडक्शन है, राइट। एक एडिशनल अपार्ट फ्रॉम 1,50,000 ऑफ एटीसी, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसका आपको एडिशनल 50,000 रुपए तक का बेनिफिट है। सो 1.5 लाख रुपया एटीसी में आपने कवर कर लिया, 75,000 आपने मेडिक्लेम में कवर कर लिया और 50,000 एनपीएस में कवर कर लिया। सो ये बेसिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, राइट। इसके अलावा आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो 2 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट डिडक्शन आपके टैक्सेबल इनकम से मिलेगा। सो 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,75,000, इतने तक का आपका प्रॉफिट या इनकम रहेगा तो आपको टैक्स आने की संभावना कम, डिपेंडिंग अपॉन योर अदर सोर्स। और ये सो आप ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के जरिए आपका टैक्स स्लैब भी रिड्यूस कर सकते हो। ये ओल्ड रिजिम में हो गया जहां पे इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी था। गवर्नमेंट हैज कम अप विथ न्यू रिजिम जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट टैक्स स्लैब हैज बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। मतलब ओल्ड रिजिम में वी हैव ओनली 3 रेट्स, 5%, 20%, 30%, वेयर एज न्यू रिजिम में आपको 5, 10, 15, 20, 25 इतने सारे ऑप्शंस हैं। सो we can compare old regime and new regime, and then we can decide how to go about for a tax filing। जहां old regime में जाना है या
न्यू रिजिम में जाना है. सो दिस इज एडिशनल. रफली if anyone is having 20 lakhs and above and don't have any investment or much investments, then it is beneficial to go for a new tax regime. पर वो केस टू केस बेसिस पे स्टडी करना एडवाइजेबल है. ये ब्लैंकेट आप किसी को अप्लाई मत करो. आपका जो भी टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके साथ बात करके ही डिसीजन ले ले. बिल्कुल अमित जी, थैंक यू सो मच. हम और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट बिफोर वी एक्चुअली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन. We also have Nitish with us, who's our expert from the Yasra. Nitish, hello and welcome. You have some announcement to make, for which I'm going to share the Google form link. तो ये announcement क्या है, उसके बाद में हम questions लेने वाले हैं, लेकिन उसके just पहले I would request you to share the good news with all the participants. Thanks, Anand. Hello all, good evening. So as you are all aware that we are running this income tax return campaign for up to 15 July. So for those first 20 lucky winners, we have a 100% waiver of professional fees. ITR filing की सर्विस पे 100% डिस्काउंट हम दे रहे हैं. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑफर कर रहे हैं फॉर फर्स्ट 20 सर्विस रिक्वेस्ट, फर्स्ट 20 लकी विनर्स. सो जिस किसी को भी आपके बिजनेस के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ITR फाइल करना है, तो आप गूगल फॉर्म जो अभी चैट बॉक्स में आपको दिया हुआ है उस पे आप अप्लाई कर सकते हो. एंड दोस फर्स्ट 20 एप्लीकेशंस के लिए 100% वेवर रहेगा प्रोफेशनल फीस का. ग्रेट. So I think that's a very good opportunity for all these small entrepreneurs. I urge all to please take benefit of this. Use the Google form, fill up your details, and get the free ITR service from the Yasra. Thank you. Thank you. All right, thanks, Nitish. I'm also adding that link onto Facebook Live so that everybody can avail that facility. Amit ji, moving ahead, what is the last date to file ITR for business? 31st July is the primary date. If you don't have a tax audit applicable, अगर tax audit applicable है तो 30th September. But primarily for 95% of the entrepreneurs, it will be 31st July 22. All right. अगला question है कि both this was a follow-up question for what our entrepreneur had asked, or the discussion was going on, but is the details that you were telling, Amit ji, are they applicable for proprietorship or any exemptions for TDS for proprietorship is what proprietorship के लिए जैसे बोला, if your turnover is above 1 crore, then TDS applicability is there. Turnover up to 1 crore, there is no TDS compliance necessary. Right. Okay. Another question is, Shilpa ji ने पूछा है कि for new entrepreneur doesn't have GST, but raw materials which we buy, we have to pay GST for that. So how does this calculation come into taxation? The GST paid will be cost to you. Your profit percentage will be hampered by that 18%, 28% as the case may be. So advisable to have a GST, pass on the credit, so that इसके लिए आपको हमारा GST का सेशन अटेंड करना पड़ेगा. So it will get clarified more there, but it will be cost to you. और profit calculate करते वक्त sale minus purchase including GST, ये बेसिक फॉर्मूला आप ध्यान में रखना. जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा और वो आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में पकड़ा जाएगा. बिल्कुल. अभी अगला क्वेश्चन है कि कैन वी चेंज टैक्स रेजिम एनी टाइम? हाँ, यू हैव वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू स्विच बीइंग इनटू बिजनेस. सैलरीड एम्प्लॉय के लिए केस अलग है,
But for businessman, it will be a one-time opportunity. You can switch from new to old or old to new. All right. सागर जी, आपने जो बताया वो permission, Nitish will get back to you on that. We will just quickly need to change that. We have changed just an follow-up update. We have changed that permissions. It is open for all. I request you to please recheck, and if not, you can reach out to the number mentioned on the screen. We will resolve that if you are facing any issue. But it is open for all. Thank you. Again, I am putting it into the chat box. Formula for ITR. Can you please repeat formula for ITR? Sanika ji ने पूछा है. Formula मतलब how to calculate your business income. आपके जो sales रहेंगे minus आपकी purchase cost minus आपके indirect direct expenses. That will be a profit for your business. And that figure will be taken into income tax computation. ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सोर्स के तहत वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा. दैट विल नॉट बी द ओनली इनकम, बिकॉज आपका सेविंग इंटरेस्ट भी रहेगा, आपका एफडी इंटरेस्ट भी रहेगा. कोविड के टाइम्स लोगों ने ज़ेरोधा अपस्टॉक पे अकाउंट्स खोले हैं, ट्रेडिंग्स किए, वो भी आपका कैपिटल गेन उसमें ऐड करना पड़ेगा. सो आई जस्ट गेव यू द रफ कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द बिजनेस प्रॉफिट or a business income. That figure will be taken into computation, and along with all other incomes, that will be the tax will be calculated. Sure, great. Thank you, Amit ji. Suresh Pushkar ji started from 27/4/22 new distributor business of coffee. Where should I contact for GST and ITR? I think yes, Suresh ji, please contact the number that you can see over here, and we will definitely help you out. Okay, sir. Okay, thank you. Also fill the Google form so that you can get the benefit of free ITR filing service. Right. Kiran ji is asking, are tax slab or rate same for business and individual? For individual there are tax slab. For individual HUF there are tax slabs. For others there is a fixed tax rate. For company there is a 25% plus surcharge plus education cess. For LLP partnership firm 30% plus surcharge plus education cess. So for individual we have a slab rates, and if you are running a business into proprietorship, that benefit will be available. The slab rate benefit or investment benefit will be available. All right. I think it was a very interesting discussion, Amit ji, and you put it very simply. आप पहले भी हम GST के डिस्कशन में भी हमने देखा था कि otherwise these accounting and finance topics are slightly difficult to understand, but you made us understand it very simply. So great. Any other questions? We can wait, or otherwise you can also put these questions across by calling us or emailing us at team@theasra.co.in. The number is 93730355540, and you can also visit the website. Please repeat the slab rate for proprietorship. So in old regime, 2,50,000 is the basic exemption. 2,50,000 1 rupee to 5 lakh, you have a 5%. 5 lakh 1 to 10 lakhs, you have a 20%. 10 lakh 1 and above is 30%. That is a old tax regime. New tax regime, you have too many. So every 2.5 lakhs, there is a slab change in rates. So I'm not going into that detail right now. Right. Sure. All right. I think towards the end of the session, but I will also put the form link once again, just for everybody's use. You can avail the offer of professional fee waiver. Thank you, Nitish, for your guidance. Amit ji, thanks a lot once again. देआसरा फाउंडेशन के बाकी प्रोग्राम्स भी चालू रहेंगे इस मंथ में. आप stay tuned with us.
You will know a lot about other activities ongoing at the Asra Foundation, as well as please participate in all the activities ongoing, as well as the resources that you can use from the website. So thanks a lot. Check out the social media handles as well as you proceed. Thank you once again. Thank you all.